नमस्कार दोस्तों, एलिस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सारे एनसीईआरटी आधारित इसमें आपको न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी शामिल है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं प्रारंभिक मानव के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य दिया गया एनसीईआरटी में। अब यह भली भांति सिद्ध हो चुका है कि अफ्रीका में पाए गए सबसे शुरू के मानवीय जीवाश्म लगभग 42 लाख वर्ष पुराने हैं। इन नमूनों से पता चलता है कि सबसे प्रारंभिक मानव कद में छोटे थे और उनका मस्तिष्क भी छोटा था। उनका मस्तिष्क भी क्या था? छोटा था भैया। मनुष्य का जो विकास है इन 42 लाख वर्षों में हुआ है और वह अपने वर्तमान रूप में लगभग 50,000 वर्ष पहले पहुंचा था। विभिन्न अवधियों में मानव विकास के विभिन्न चरणों के जीवाश्म संसार के अनेक भागों जैसे कि अफ्रीका, चीन, जावा, सुमात्रा और दक्षिणी यूरोप में पाए गए हैं। दुर्भाग्यवश भारत में नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा नामक स्थान में मिले एकमेव मानववंशी जीवाश्म को छोड़कर कोई अन्य मानवीय जीवाश्म नहीं मिले हैं, जिसका कारण यहाँ की जलवायु की स्थिति के कारण। अगला पॉइंट है, विशेषज्ञों के अनुसार इस जीवाश्म की कपाल क्षमता होमो इरेक्टस की क्षमता के बराबर है। हालांकि कुछ विद्वानों का विचार है कि इसका संबंध होमो इरेक्टस के अंतिम चरण अथवा आद्य मानव यानी होमो सैपियंस से है, जो नर्मदा घाटी में इससे मिला हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ दक्षिणी वानर, इसका जो अर्थ होता है वो दक्षिणी वानर होता है। ये एक लैटिन शब्द है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना है। यह नर वानर था जो 2 पैरों और उभरे पेट वाला था। इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण विद्यमान थे। इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण विद्यमान थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे अंतिम पूर्ण मानव यानी होमोनिड था, अतः इसे प्रोटो मानव अथवा आद्य मानव भी कहते हैं। किसको? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव को। 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले मानव होमो हैबिलियस का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी कक्षा 11 में, नई एनसीईआरटी 11 में विश्व इतिहास के कुछ विषय में दिया गया कि होमो हैबिलियस के प्रादुर्भाव काल वहां पर 22 लाख ईसा पूर्व बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है होमो हैबिलियस का जो अर्थ होता है, होमो हैबिलियस का अर्थ होता है हाथ वाला मानव अथवा कारीगर मानव। ठीक है, होमो हैबिलिस का अर्थ होता है हाथ वाला मानव अथवा कारीगर मानव। 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव अथवा होमो इरेक्टस का आविर्भाव हुआ। सीधा मानव कौन था भाई? सीधे मानव होमो इरेक्टस का आविर्भाव हुआ था 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर। पत्थर के हस्तकुठार, हैंडेक्स के निर्माण तथा अग्नि के आविष्कार से इसी को दिया जाता है। जो आपका होमो इरेक्टस है ये सीधा चलने वाला मानव था, और पत्थर के हस्तकुठार, ठीक है, हैंड एक्स के निर्माण तथा अग्नि के आविष्कार से इसी मानव को होमो इरेक्टस मानव को दिया जाता है। होमो हैबिलिस के विपरीत होमो इरेक्टस लंबी दूरी की यात्राएं करते थे। जो भैया आपका होमो इरेक्टस था वो लंबी दूरी की यात्राएं करते थे। इनके अवशेष अफ्रीका के अलावा चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में प्राप्त होते हैं। मानव के उद्भव में अगला महत्वपूर्ण कदम था पृथ्वी पर होमो सैपियंस यानी कि बुद्धिमान मानव का आविर्भाव। होमो सैपियंस का काल 2,30,000 से 30,000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन जो नई एनसीईआरटी कक्षा 11 में होमो सैपियंस काल दिया गया है 1.9 लाख से 1.6 लाख वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट है प्रश्न। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखो, आधुनिक मानव का उद्भव होमो सैपियंस से हुआ। जो आधुनिक मानव का उद्भव हुआ है वो होमो सैपियंस से हुआ है, जिनका मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक बड़ा था। जर्मनी में मिले निएंडरस्थल मानव, कहां पर? जर्मनी में मिले निएंडरस्थल मानव से इसकी काफी समानताएं हैं होमो सैपियंस की। आधुनिक मानव अथवा होमो सैपियंस, ठीक है, 1,15,000 वर्ष पूर्व ऊपरी पुनर्पाषाण काल में दक्षिण अफ्रीका में प्रकट हुआ। कहां हुआ था ये? होमो जो सैपियंस है, आधुनिक मानव तथा होमो सैपियंस है वो कहां प्रकट हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान देना। आधुनिक मानव में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पत्थर के औजार बनाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। अभी हाल ही में
यह माना जाता है कि लगभग 35,000 वर्ष पूर्व में भाषा का जन्म हुआ, लेकिन अब भाषा के जन्म का समय 50,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे भारत में मानव प्रजाति। ठीक, भारत में मानव प्रजाति, थोड़ा मैं इसको और जूम कर लेता हूँ भाई। हाँ, भारत में मानव प्रजाति। भारतीय उपमहाद्वीप में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत पोतवर के पठार में मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। कहाँ पर? पोतवर के जो पठार है ना, पंजाब प्रांत में, जो कि पाकिस्तान के, मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। मानव खोपड़ी कौन कौन से भाई? रामापिथेकस स्त्री खोपड़ी है, और शिवापिथेकस, रामापिथेकस और शिवापिथेकस। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। हालांकि दोनों ही एक ही वर्ग हैं, ड्रामा और जो शिवापिथेकस है, इनमें होमोनिड की लाक्षणिक विशेषताएं तो हैं, लेकिन ये वानरों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के अंतर्गत हथनौरा नामक स्थल से होमोनिड की लगभग संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है। कहां से? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के अंतर्गत हथनौरा नामक स्थान पर। कब? 1982 ईस्वी में, सॉरी 1982। इसे होमो इरेक्टस अथवा सीधे मानव की खोपड़ी बताया गया है, लेकिन इसका शारीरिक परीक्षण करने के बाद अब इसे हम आद्य होमो सेपियंस माना जाता है। क्या? इसे अब आद्य होमो सेपियंस माना जाता है। अब तक होमो सेपियंस के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए थे। ध्यान देना भाई, होमो सेपियंस के जो भी अवशेष है भारतीय उपमहाद्वीप से कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। आधुनिक होमो सेपियंस लगभग 35,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से समुद्र तट होते हुए दक्षिण भारत में पहुंचा। कहां से? अफ्रीका से समुद्र तट होते हुए दक्षिण भारत पहुंचता है। आरंभ में ये लोग खाना बदोश थे, ठीक है, यानी वे भोजन और आवास की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उन दिनों का जीवन सचमुच ही बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल, जंगली पौधे खाते थे, और जो जंगल मिल जाते थे उनका शिकार करते थे। वे साग भाजी अनाज पैदा नहीं, यानी कि उनको पैदा करना नहीं जानते थे, खेती करना भी ये वो लोग नहीं सीखे थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे भैया। जो भैया आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने के कई कारण थे। वो कौन कौन से कारण है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। पेड़ों और पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहे होंगे। अगला है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है, अतः और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो। यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे, अन्यथा वे बड़े बड़े पेड़ों के पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थल बना लेते थे। उन्हें दो चीजों का भय रहता था। कौन? मौसम का और जंगली जानवरों का भय रहता था उनको। आदिम मानव नहीं जानता था कि बादल क्यों गरजते हैं या बिजली क्यों चमकती थी, उनको ये सब कुछ नहीं पता था। बाघ, शेर, चीता, हाथी और गैंडे जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते फिरते रहते थे। उन दिनों भारत में खूब जंगल थे भाई। इन जानवरों की तुलना में मनुष्य कमजोर थे, इसलिए उन्हें या तो गुफाओं और पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी, या फिर अपने
अनगढ़ हथियारों से उन्हें मार डालना पड़ता था। इन जानवरों से रक्षा का सर्वोत्तम उपाय आग थी। क्या थी? आग थी भैया। रात के समय जब सभी प्राणी गुफा में जमा हो जाते थे तो गुफा के मुंह पर आग लगाई जाती थी, जिसके डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आते थे। यही यही आग उन्हें शीतकाल और तूफानी रातों में आराम तथा सुरक्षा भी प्रदान करती थी। आग की खोज संयोग से होती है। जो आग की खोज होती है वो संयोग से होती है। चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी और जब वह सूखी पत्तियों टहनियों पर गिरी तो उनसे आग निकली। आग एक अजूबा थी, परंतु आगे जाकर इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया गया। इससे रहन सहन में बड़ा सुधार भी हुआ और अब वो जो कच्चा मांस खाते थे भैया वो आगे चलकर वो पका मांस भी खाने लगे। इस प्रकार आग की खोज को हम एक महान खोज कह सकते हैं। चकमक पत्थर और कुछ अन्य किस्मों के पत्थरों का औजार और हथियार बनाने में इस्तेमाल हुआ। चकमक पत्थर कठोर है, परंतु इसके चिप्पड़ आसानी से निकलते हैं जो चकमक पत्थर होते हैं। इसलिए ये इसे तरह तरह के आकार दिए जा सकते हैं। चकमक पत्थर को चकमक पत्थर का चकमक चकमक पत्थर का आग पैदा करने के अलावा अन्य कई कामों में इस्तेमाल होता था। अगला पॉइंट है, इस तरह की कुछ चीजें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में नदियों के घाटियों में मिली है। स्थानों में जैसे कश्मीरी घाटी में जानवरों की हड्डियां से भी औजार और हथियार बनाए जाते थे। ये कहां से मिलता है? कश्मीरी घाटी में। अगला पॉइंट देखो, पत्थर के बड़े टुकड़ों से जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते थे, हथौड़े, कुल्हाड़ियां और बसुले बनाए जाते थे। आरंभ में बिना मूठ की कुल्हाड़ियों से ही पेड़ आदि की टहनियां काटी जाती थी। बाद में उसे डंडे से बांध दिया गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई और उसका बेहतर उपयोग भी होने लगा। औजारों के उपयोग से आदमी को लाभ, पेड़ की टहनियों को काटने में और जानवर मारने में, जमीन खोदने में और लकड़ी तथा पत्थर को आकार देने में। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो प्रायः बड़े टुकड़ों को छीलन व कतरन होते थे, इन इतनी सावधानी से बनाए जाते थे कि उनमें पतली धार आ जाती थी और तब बारीक काम के लिए उनका चाकू या खुरचने के रूप में उपयोग होता था, अथवा उन्हें नोकदार बनाकर तीर या भाले के साथ बांध दिया जाता था। पानी की सुविधा के लिए खाद्य संग्राहक या प्रायः नदी या झरने के किनारे रहते थे। यदि हम हिमालय की तराई की नदी घाटियों में या दक्कन के पठार में कुछ भागों में जैसे नर्मदा नदी की घाटी में घूमे और जमीन में गौर से देखें तो यदा कदा आदिम मानव का ऐसा कोई औजार हमारे हाथ लग सकता है। पुरातत्ववेत्ता इन औजारों को असमोपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? असमोपकरण कहते हैं पुरातत्ववेत्ता इन औजारों को। बदन पर लपेटे गए एक या दो मृग चर्म शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त थे। कौन से भी? मृग चर्म शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त थे। मानव के स्थायी जीवन की शुरुआत हम लोग देखेंगे। अब मानव की स्थायी जीवन की शुरुआत कैसे होती है। मानव को जैसे जैसे अपने आसपास की वस्तुओं का अधिक ज्ञान होता गया, वैसे वैसे अधिक सुविधापूर्ण जीवन बिताने की उसकी लालसा बढ़ती गई। कुछ नई खोजों जैसे कि पौधे उगाना और अन्न पैदा करने के साथ साथ आदमी का रहन सहन भी बदल गया। भूमि में बीज डालने और पानी देने से पौधे उगते हैं। यह कृषि की शुरुआत होती है। आपसे नौ पर आगे हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में, जब उसके बारे में डिटेल से और अध्ययन करेंगे। उन्होंने एक स्थान पर टिके रहने वाले किसान का जीवन शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे उगाना और अन्न पैदा करना। कृषि एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि उन्हें अब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं रह गई। इस तरह से उन्होंने एक स्थायी किसान जीवन शुरू कर दिया। जीवन पद्धति में ये परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न कालों में हुए हैं। हमारे देश के अधिकांश स्थानों में ये परिवर्तन आज से करीब 4 से 5,000 साल पहले हुए। पशुपालन हम देखेंगे, पशुपालन से के संबंध में। ठीक है।
लोगों को पता चल गया कि जंगली पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है, यानी उन्हें अपने काम के लिए उपयोग में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए जंगली बकरियों को केवल मारा जा सकता था और उनका मांस खाया जा सकता था, परंतु पालतू बकरियां प्रतिदिन दूध दे सकती थी, उनसे और बकरियां पैदा की जा सकती थी और उनमें से कुछ खाई भी जा सकती थी। इस प्रकार शिकार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं रह गई थी। कुत्ते को पालना मनुष्य के लिए एक बड़ा फायदेमंद सिद्ध हुआ भाई, है ना। सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता के तो बनाया गया था मनुष्य के द्वारा। पालतू बनाए गए दूसरे पशु थे भेड़ और ढोर, ठीक है। घोड़ों का बड़ा लाभ था क्योंकि उनसे न केवल भोजन मिलता था बल्कि हल जोतने और गाड़ी खींचने में भी उन्हें काम में लिया जा सकता था। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग धातुओं की खोज। जब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से बस गए और अन्न पैदा करने लगे तो उन्हें शौतम पेड़ों और झाड़ियों को काटकर या जलाकर जमीन साफ करनी पड़ी। स्थायी निवास में सहायक दो आविष्कार कौन कौन? पत्थर के कुल्हाड़ी और आग, ठीक है। पेड़ और झाड़ियों काटने में काम में आता था और ये ढूंढ जलाकर खेती होती थी, ठीक है। ढूंढना खेती जो जमीन तैयार करने में। पत्थर की कुल्हाड़ियां से पेड़ काटना बड़े परिश्रम का काम था, पर सौभाग्य से अन्य खोज ने पेड़ों को काटना और आसान बना दिया। यह थी धातुओं की खोज, ठीक है। आरंभ में तांबे खोज हुई। सबसे पहले जब मनुष्य धातु के तांबे धातु का ही प्रयोग करता है। अगला पॉइंट है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अगला पॉइंट है बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गई जैसे कि रांगा, जस्ता या सीसा। इन्हें मिलाने से जो मिश्रधातु बनी वह कांसा कहलाई। क्या कहलाई? कांसा कहलाई। यह सब कैसे हुआ? कच्ची धातु के पिंड को पिघलाकर किस प्रकार धातु तैयार की गई यह हमें मालूम नहीं है। धातु की छुरियां और कुल्हाड़ियां पत्थर के औजारों से अधिक पैनी और बेहतर काम करने वाली सिद्ध हुई। जिस युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजार का प्रयोग इस्तेमाल करता था उसे पाषाण युग अथवा पूरा पाषाण काल युग कहते हैं। जिस युग में मनुष्य ने पत्थर के छोटे छोटे औजारों के साथ साथ धातु के औजार का इस्तेमाल शुरू कर दिया उसे ताम्र युग, कांस्य युग या ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। भारत के कई स्थानों से उस युग के तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियां और छुरियां प्राप्त होती या मिली हैं। ठीक है। पाषाण युग और इधर है कांस्य युग, ठीक है। केवल पत्थर के औजार। पाषाण युग में केवल पत्थर के औजार का इस्तेमाल होता था और जो आपको कांस्य युग यानी ताम्र पाषाण युग में पत्थर के छोटे छोटे औजारों के साथ साथ धातु के औजार का भी इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे कुछ स्थान है ब्रह्मगिरी और नवदाटोली नर्मदा के तट पर, ठीक है। ब्रह्मगिरी मैसूर के पास है। आगे देखेंगे पहिए का आविष्कार। ये सब आविष्कार कब हुए? ये नव पाषाण काल के। नव पाषाण काल आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। एक अत्यंत महत्व की खोज चाक या पहिया है। कोई नहीं जानता था कि पहिए खोज किसने की, कहाँ की और कब की, लेकिन इस खोज से आदमी के जीवन में बड़ी तेजी से प्रगति हुई। पहिए या चक्र की आवश्यकता आज भी है, फिर वह चाहे हाथ की घड़ी जैसी छोटी चीज के लिए हो या रेलगाड़ी जैसी बड़ी चीज के लिए हो, पहिए के आविष्कार ने जीवन को अनेक प्रकार से काफी सुगम बना दिया। उदाहरण के लिए पहिए के प्रयोग के पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए या तो पैदल जाते थे या किसी पशु की पीठ पर बैठकर, लेकिन अब वे ऐसी गाड़ी बना सकते थे जिसे कोई पशु खींचता था और जिसमें एक से अधिक आदमी बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते थे। पहिए ने भारी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता दी जो पहले संभव नहीं था। इसके अलावा चाक के प्रयोग ने मिट्टी के बेहतर बर्तन बनाने में योगदान दिया। अगला पॉइंट देखो, पहिए के आविष्कार से जीवन में हुई सहायता। पशु द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में और भारी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। चाक के प्रयोग से मिट्टी के बेहतर बर्तन बनाने में भी इसका प्रयोग हुआ। मानव विकास के चरण, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के चरण।
मानवीय विकास के भी 3 चरण है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को हम फिर 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण की संस्कृति, पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में हम लोग देखते हैं। मानव के आरंभिक इतिहास के हजारों वर्षों के एकमात्र अवशेष है पत्थर के अनगढ़ औजार, जिनका इस्तेमाल शिकार तथा अन्य कामों में होता था। ये औजार अक्सर नदियों के किनारों में, नदियों के कगारों में मिलते हैं, जहाँ उस समय के लोग जंगली जानवरों के शिकार की खोज में घूमते फिरते थे, अथवा गुफाओं और शैलश्रमों में मिलते हैं जहाँ वे रहते थे। इस युग में पत्थर के औजार का खूब इस्तेमाल होता था, इसलिए इसे पाषाण युग कहते हैं। लोग अपनी भोजन सामग्री के लिए लगभग पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर थे। इस समय के जो लोग थे, अपने प्रारंभिक औजारों से भी अनेक काम लेते थे, जैसे कि मरे हुए पशुओं की खाल उतारना, उनका मांस काटना तथा उनकी हड्डियां फाड़ना। मरे हुए पशुओं की खाल उतारने में प्रारंभिक जो भी औजार इस्तेमाल, मरे हुए पशुओं की खाल उतारने में, मांस काटने में और हड्डियां फाड़ने में। ठीक है, ये देखो पूर्व कालीन औजार, ये औजार आपके दिए गए सब, ये पत्थर के औजार बने हुए हैं। अनुभवों से उन्होंने सीखा कि पत्थरों से ठीक किस प्रकार अच्छी तरह से चिप्पड़ निकाल जाते थे और खास जरूरतों के लिए किस तरह के औजार बनाए जाते थे। मानव विकास की 3 अवस्थाओं के अनुरूप औजारों की 3 अलग अलग श्रेणियां हैं। ठीक है, 6 लाख ईसा पूर्व से, ठीक है, गाय धाय सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 6 लाख ईसा पूर्व से 1,50,000 ईसा पूर्व के बीच और 1,50,000 से 35,000 ईसा पूर्व के बीच, 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच। ठीक, अगला 40,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार में मध्य पूरा पाषाण और तथा ऊपरी पूरा पाषाण युग दोनों के औजार मिलते हैं। कहां से? दक्कन के पठार से मध्य पूरा पाषाण युग के और तथा ऊपरी पूरा पाषाण युग के दोनों के औजार प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। भारत में पूरा पाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि पूर्व पूरा पाषाण काल है और मध्य है, इसके बाद है उत्तर पूरा पाषाण कालीन। हस्त कुठार, हैंड एक्स और विदारणी क्लीवर उद्योग थे। मध्य में क्या? शल्क यानी फ्लैग से बने औजार, और उत्तर पूर्व पाषाण कालीन में शल्कों और फर्ग यानी ब्लेड पर बने औजार मिलते हैं। ठीक है, प्रो मक्खन लाल ने पूरा पाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर बांटा गया है, जबकि प्रो रामशरण शर्मा ने प्राचीन भारत इन कक्षा 11 में पूरा पाषाण युग का विभाजन मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर आधार बनाकर किया है। ठीक, पूर्व पूरा पाषाण के बारे में लोग चर्चा करेंगे, पूर्व पूरा पाषाणकालीन संस्कृत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस अवस्था में मुख्य किस्मों के औजार थे हस्त कुठार अथवा कुल्हाड़ियां और विदारणियां यानी क्लीवर, और इनके अलावा एक मुखी खंडक, चॉपर, क्रोट और सल्क दोनों बनाए जाते थे। अगला पॉइंट है भारत में पाई गई कुल्हाड़ी काफी हद तक वैसी ही है जैसी पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिली है। पत्थर के औजार से मुक्ता काटने, खोदने और छीलने का काम लिया जाता था। आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब के सोवन नदी घाटी में पाए जाते हैं। पूरा पाषाणकालीन स्थल कई किस्मों के आवासीय स्थल, सेल्फ नीचे अथवा खुले में कच्ची सामग्रियों के स्रोतों से संबंधित कारखाना स्थल, ऐसे स्थल जो इन दोनों कार्यों का सम्मिश्रण है और बाद में इनमें से किसी एक श्रेणी के स्थल खुले स्थान पर। अगला पॉइंट है पत्थरों से इन औजारों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कच्ची सामग्री में विभिन्न किस्मों के पत्थर जैसे बिल्लौर, चट और कई बार स्फटिक और बेसाल्ट आदि शामिल हैं, जैसा कि नदियों और चबूतरे आदि में देखा गया है। ये औजार रेत, गाद आदि से ढके हुए पाए गए हैं। ये पूर्व पाषाणकालीन
ये पूरा पाषाण काल युगीन औजार सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदानों को छोड़कर जहां पत्थरों के रूप में कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं थी, वास्तव में भारत भर में काफी बड़े क्षेत्र में पाए गए हैं। सोलार बेलन घाटी सिंगी तालाब, ठीक है। पहलगाम देखो यहाँ पर, कश्मीर कहाँ है देखो, पूर्व पथकालीन ये स्थल क्या है, स्थल है उत्तर प्रदेश में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में प्राप्त होते हैं, और भीमबेटका कहाँ है, मध्य सिंगी तालाब है, ठीक है। और जो कश्मीर में पहलगाम हो गया, और अट्टरी मरामकम तमिलनाडु में है, हुसंगी कहाँ है, कर्नाटक में है, नेवासा महाराष्ट्र में है, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। ये सभी पूरा पाषाण युगीन स्थल है, ठीक है। चलिए, ये स्थल कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पर्वतमाला, पंजाब, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी जो कि इलाहाबाद के पास है, राजस्थान की पहाड़ी क्षेत्र और बेड़च बेसिन, मध्य प्रदेश की नर्मदा और सोन नदी घाटियां, कर्नाटक में मालप्रभा और घाटप्रभा के बेसिनों, महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में, तमिलनाडु में चेन्नई के निकट के क्षेत्रों में, छोटा नागपुर पठार में, और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में व्यापक रूप से फैले हुए हैं या यहीं से प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों पर गुफाओं और शैलश्रवों, इन चट्टानों से बने आश्रमों में कई साक्ष्य मिले हैं जो मोटी लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व के हैं। शैलश्रवों का उपयोग मानव के ऋतुकालिक बसेरे के रूप में किया जाता होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, हस्त कुठार द्वितीय हिमालय अंतर हिमावर्तन के समय के जमा में मिले हैं। इस अवधि में जलवायु में नमी हो गई थी। भारत में आरंभिक पूरा पाषाण युग 6 लाख वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। यह तिथि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर दी गई, कहां पर, बोरी नामक स्थान पर दी गई है, जो भारत में किसी भी आरंभिक पूरा पाषाण स्थल के लिए प्राचीनतम तिथि है। ठीक है, अब देखो, प्रो मक्खन लाल ने प्राचीन भारत कक्षा 11 में बताया है कि शिवालिक पहाड़ियों के जिन विभिन्न स्तरों में पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं वो 12 से 20 लाख वर्ष पुराने हैं। पत्थरों के औजारों की एक अन्य तारीख महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जहां से 13.8 लाख पुराना है। ठीक है, यहाँ के लोग कुल्हाड़ी या हस्तकुठार यानी हैंडेक्स का प्रयोग करते थे। आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल में अब पाकिस्तान में अवस्थित था, पंजाब के सोवन नदी के घाटी में पाए जाते हैं। कई स्थल कश्मीर और थार मरुभूमि में भी मिलते हैं। ठीक, ये थे भैया। अगला हम लोग अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मध्य भूतकालीन संस्कृति के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो धन्यवाद सभी को, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।